नागपुर के भोसले राजवंश के संस्थापक महान मराठा सेनापति रघुजी राजे भोसले कि विदर्भ, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, ओडिशा और दक्षिण भारत को मराठा साम्राज्य में शामिल किया। और इतना ही नहीं, रघुजी राजे भोसले ने रंगनाथ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर जैसे अनेक हिंदू मंदिरों को मुगलों की कैद से आजाद करके मराठा साम्राज्य में शामिल किया। अपना अगला निशाना बंगाल को बनाया। बंगाल उस शक्तिशाली राज्य का नाम था जिस पर अलीवर्दी खान जैसे ताकतवर नवाब का राज चलता था। इसलिए सन 1748 को बारिश के मौसम में हर हर महादेव की ललकारे देकर 40,000 मराठों ने बंगाल पर चढ़ाई कर दी। ओडिशा के कटक शहर में रघुजी राजे भोसले ने अपनी खूनी तलवार से ऐसा कत्लेआम मचाया कि मुगलों के रक्त से युद्ध का मैदान लाल पड़ गया। इस घमासान युद्ध में सह्याद्री के वीर मराठों ने अलीवर्दी खान की विशाल सेना के मुंड काट डाले। नाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्होंने मंदिर की बहुत ही बड़ी दुर्दशा देखी। इसलिए उन्होंने तुरंत हजारों एकड़ जमीन मंदिर को दान में देकर मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया। पूजा अर्चना के साथ भगवान जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को फिर से मंदिर में स्थापित किया और मुगलों के कारण रुकी हुई जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया। भगवान जगन्नाथ मंदिर के महाद्वार के पास 34 फुट की दूरी पर अरुण स्तंभ है, उसे भी मराठों ने स्थापित किया था। इसी बीच दक्षिण भारत में एक नई सल्तनत ने जन्म लिया जिसका नाम था आरकाट, और इस आरकाट की सल्तनत को चलाते थे दोस्त अली खान और उसका दामाद चंदा साहिब। आरकाट की सल्तनत से कुछ ही दूरी पर तमिलनाडु के मदुरई में नायक राजवंश का शासन हुआ करता था, जो धन और वैभव से काफी संपन्नशाली राज्य था। नायक राजवंश का सबसे बड़ा उदाहरण है मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, जो दक्षिण भारत का सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है। पर आखिर में नायक राजवंश को भी मुस्लिम शासकों की नजर लग गई और आरकाट के नवाब चंदा साहिब ने नायक राजवंश की आखिरी शासक रानी मीनाक्षी को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे में डरी सहमी रानी मीनाक्षी ने अपने राज्य को बचाने के लिए चंदा साहिब को 1 करोड़ रुपए दिए। पर 2 साल हुए ही थे कि इस नीच चंदा साहिब ने फिर से रानी मीनाक्षी के राज्य पर आक्रमण कर दिया और रानी मीनाक्षी को कैद करके जेल में डाल दिया। इस हार का सदमा बेचारी रानी मीनाक्षी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। इस प्रकार दक्षिण भारत से नायक राजवंश का अंत हुआ। अब दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर दोस्त अली खान और उसका दामाद चंदा साहिब का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। मदुरई में मिली इस जीत के बाद चंदा साहिब अपने आप को दक्षिण भारत का बादशाह समझने लगा। इसलिए जोश में आकर उसने अपना अगला निशाना तंजावुर के मराठा राज्य को बनाया। ऐसे परिस्थिति में तंजावुर के राजा प्रताप सिंह भोसले ने इन नवाबों को रोकने के लिए सतारा में छत्रपति शाहू महाराज से मदद मांगी। छत्रपति शाहू महाराज को पता था इन नवाबों को सिर्फ एक ही इंसान ठिकाने लगा सकता है और वो है रघुजी राजे भोसले। इसलिए छत्रपति शाहू महाराज का आदेश मिलते ही रघुजी राजे भोसले तुरंत नागपुर से कर्नाटक में दाखिल हुए और युद्ध का नेतृत्व अपने हाथों में लिया, जिनके साथ अक्कलकोट के फतेह सिंह भोसले भी शामिल थे। और 20 मई सन 1740 को रघुजी राजे भोसले के नेतृत्व में 40,000 मराठों ने घोषणा देकर दोस्त अली खान की सेना पर चढ़ाई कर दी। आंध्र प्रदेश की धरती पर मराठों ने ऐसे कत्लेआम मचाया कि मुगलों के रक्त से दमल चेरी की घाटी को लाल कर दिया। मराठों के पराक्रमी योद्धाओं ने आरकाट करके मुगल सैनिकों के मुंड काट। मुगलों के काल महाराज रघुजी राजे भोसले ने अपनी खूनी तलवार से मुगलों के अनेक ताकतवर योद्धा और सेनापतियों को मार डाला। आधी से ज्यादा मुगल सेना मराठों के तलवार से कट चुकी थी। नवाब दोस्त अली खान और उसका बेटा हसन अली युद्ध छोड़कर भागने ही वाले थे। उससे पहले रघुजी राजे ने
इन दोनों को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। मराठों ने किसी को नहीं छोड़ा। अपने आप को अपराजय मानने वाली अर्काट की ये सेना आज मरी पड़ी हालत में मराठों से अपनी जान की भीख मांग रही थी। लेकिन अभी भी दोस्त अली खान का दूसरा बेटा सफदर अली जीवित बचा था। डरे हुए सफदर अली खान ने बिना किसी सवाल के 1 करोड़ देकर रघुजी राजे भोंसले के आगे अपने घुटने टेक दिए और इस तरह रघुजी राजे भोंसले के नेतृत्व में मराठों ने कर्नाटक राज्य को मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। अब बारी थी चंदा साहिब की, जिसने रानी मीनाक्षी को मारकर दक्षिण भारत से नायक वंश का अंत किया था। जैसे ही चंदा साहिब को पता चला कि मराठे कर्नाटक राज्य को जीतने के बाद उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो मराठों के डर से वो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में भाग गया। चंदा साहिब को ऐसी मुश्किल परिस्थिति में देखकर उसका भाई बड़ा साहिब उसकी मदद के लिए आगे आया और मुगल सेना एक बड़ी फौज लेकर मराठों की तरफ बढ़ने लगी। मराठों से लड़ते लड़ते औरंगजेब कब्र में दफन हो गया, लेकिन वो मराठों को रोक नहीं पाया। तो भला ये बड़ा साहिब मराठों का क्या उखाड़ लेता। बड़ा साहिब को अपनी ओर आता देखकर मराठे उस पर आंधी की तरह टूट पड़े। 9 घंटे के अंदर मौत रूपी मराठों ने ऐसा विध्वंस मचाया कि बड़ा साहिब समेत को मार डाला। अपने भाई बड़ा साहिब की मौत की खबर सुनकर चंदा साहिब और भी ज्यादा डर गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने तिरुचिरापल्ली में एक मजबूत घेरा बनाकर अपने आप को किले के अंदर बंद कर लिया। तो दूसरी तरफ मराठे कब से बेचैन थे दक्षिण भारत से मुगलों का सफाया करने के लिए। इसलिए वीर मराठा योद्धा महाराज रघुजी राजे भोंसले ने चंदा साहिब के इस घेरे को तोड़कर मुगलों की कटी लाशों के साथ तिरुचिरापल्ली में प्रवेश किया। मराठों ने हर हर महादेव और मां जगदम्बे का स्मरण करके नंगी तलवारों के साथ चंदा साहिब की सेना पर चढ़ाई कर दी और तिरुचिरापल्ली के किले को चारों तरफ से घेरकर चंदा साहिब के सारे रास्ते बंद कर दिए। परेशान चंदा साहिब ने पौंडीचेरी के फ्रेंच गवर्नर डुमास से मदद मांगी, पर मराठों के डर से उसने भी हाथ ऊपर कर दिए और आखिरकार 16 मार्च सन 1741 को रामनवमी के दिन मराठों ने तिरुचिरापल्ली के किले में घुसकर चंदा साहिब को पकड़ लिया। जिसके बाद चंदा साहिब ने रघुजी राजे भोंसले के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, चाहिए तो 12 लाख रुपए ले लो, पर मुझे छोड़ दो। पर रघुजी राजे भोंसले ने चंदा साहिब के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसे बांधकर राजधानी सातारा ले गए। और इस तरह महाराज रघुजी राजे भोंसले के नेतृत्व में मराठों ने दक्षिण भारत पर जीत हासिल करके उसे मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। दक्षिण भारत में मिली इस शानदार जीत के बाद रघुजी राजे भोंसले चित्तूर जिले में भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और भगवान तिरुपति को पन्ना, हीरे, मोती और सोने से रत्न जड़ित 1,42,000 रुपए के आभूषण प्रदान किए, जिसकी आज कीमत करोड़ों में है। इस आभूषण को आज भी भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, जिसे राघोजीवारी पेंटे इस नाम से जाना जाता है, जो आज भी दक्षिण भारत में मराठों के वैभव की साक्ष्य देता है। मराठा शासनकाल में भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर का बहुत सारा विकास हुआ, जैसे कि विदेशी आक्रमणकारियों से इस मंदिर की सुरक्षा हो सके। इसके लिए रघुजी राजे भोंसले ने इस मंदिर में अपने सैनिकों को तैनात किया। दूर से आने वाले यात्रियों को रहने की व्यवस्था हो सके, इसलिए यहां पर कई सारी धर्मशालाओं का निर्माण किया और आवश्यकता अनुसार कई सारे रसोई घरों का भी निर्माण किया। भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर में हर साल ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। लेकिन इस मंदिर का जो दूसरा ब्रह्मोत्सव है, उसे मराठों ने शुरू किया, जिस कारण भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में हर साल 2 ब्रह्मोत्सव होते हैं। और इस तरह मराठा शासनकाल में इस मंदिर का वैभव लौट आया। इतिहास नाम भूल जाता है। ये हैं रघुजी राजे भोंसले, जिन्होंने आक्रांताओं को खदेड़कर पूरे भारत में भगवा लहराया। हर हर महादेव।